नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी गुन्हा बेलज्जत। मोहन राकेश जी की अन्य कहानी आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। किसी ने काउंटर के पास जाकर सरदार सुंदर सिंह के कान में कहा कि पुलिस गाड़ी सुंदरी और उसकी बहन को लिए हुए सिविल लाइन में घूम रही है। तो उसका मुंह लाल हो गया, हाथ कांप गया और पेंसिल हाथ से गिर गई। यह बात सुबह से सुनी जा रही थी कि सुंदरी पुलिस को उन सब लोगों के पते ठिकाने बता रही है जिन जिन के घर उसे और उसकी बहन शमी को ले जाया गया था। कुछ बड़े बड़े असामियों की गिरफ्तारियां हो चुकी थी, जिनमें एक मजिस्ट्रेट का भाई और एक पुलिस इंस्पेक्टर भी था। फिर भी सरदार सुंदर सिंह का दिल कह रहा था कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकती। जो लम्हे उसने सुंदरी के साथ बिताए थे वे उसकी जिंदगी के सबसे खुशगवार लम्हे थे। क्या जिंदगी ऐसी नाइंसाफी उसके साथ कर सकती थी? उन हसीन खुशगवार लम्हों की याद उससे छीन कर उसे बिल्कुल दिवालिया कर दे। इसके अलावा उससे कोई बदफैली भी नहीं हुई थी। बुनियादी तौर पर वह एक नेक और शरीफ आदमी था और उसका दिल कह रहा था कि उस जैसे नेक और शरीफ आदमी को कभी हथकड़ी नहीं लग सकती। उसे विश्वास था कि उसका दिल कभी गलत बात नहीं कहता। कुछ बरस पहले वह चाय और शरबत का सामान ठेला गाड़ी में रखकर गली गली घूमा करता था। तो उसके दिल ने शहादत दी थी कि एक दिन वह अपना बहुत बड़ा होटल खोलेगा और कई कई बैरे और खानसामे उसके नीचे काम करेंगे। उसके दिल की यह बात जितनी जल्दी उसने आशा की थी उससे कहीं जल्दी पूरी हो गई थी। 5-6 बरस में ही वह फटे हुए पजामे कुर्ते से शार्क स्किन की बूशर्ट तक पहुंच गया। 2 रुपये रोज से उसकी आमदनी 30-40 रुपये रोज तक चली गई और उसके बोल चाल और चलने फिरने के अंदाज में इतना अंतर आ गया कि उसे जानने वाले भी नहीं कह सकते थे कि यह सुंदर सिंह है जो एक ठेला लगाया करता था। उसे महसूस होता था कि उसके बाहर की चीज ही नहीं बदली, वह अंदर से भी पूरी तरह बदल गया है। केवल एक चीज नहीं बदली थी और वह थी उसकी बीवी, जिसकी सूरत से भी उसे नफरत थी। उसके पास जाकर सुंदर सिंह के दिल की सारी उमंगें ठंडी पड़ जाती थी, जिस वजह से 15 बरस में वाहेगुरु ने उसे कोई बच्चा नहीं दिया था। मगर उसका दिल कहता था कि उसकी सारी उम्र इसी तरह नहीं गुजरेगी। वह सरदार सुंदर सिंह तलवार एक ना एक दिन अपनी सारी हसरतें पूरी जरूर करेगा। इसलिए जिस दिन सुंदरी के उसके घर में आने की बात तय हुई वह अपने दिल की बात का और भी कायल हो गया। उसे लगा कि उसके अंदर जरूर किसी औलिया का वास है। उसने बड़ी मुश्किल से मनाकर अपनी बीवी को उसके बाप के घर भेज दिया। वह जाना भी चाहती थी क्योंकि बहुत दिनों से जब जब उसने जाने की इच्छा प्रकट की थी सुंदर सिंह ने यह कहकर उसका प्रस्ताव रद्द कर दिया था कि वह अपना एक एक पैसा बिजनेस के बढ़ाने में लगा रहा है। उसके पास उसे इधर उधर भेजने के लिए पैसे नहीं हैं। मगर इस बार उसने अपने पिछले रवैये के लिए उससे माफ़ी तक मांगी और अनुरोध किया कि वह उसका दिल रखने के लिए चली ही जाए। बीवी के चले जाने पर उसने खाली घर को इस तरह देखा जैसे अभी अभी उसने जाले आले उतारकर ठीक किया हो और खाली पलंग पर लेटकर इस परिवर्तन को महसूस करने का प्रयत्न किया। सुंदरी उस रात 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक उसके पास रही। वह मोटी सी औरत हरजीत कौर उसे छोड़कर चली गई तो सुंदर सिंह ने दरवाजा बंद करके चटकनी चढ़ा ली। यह उसकी जिंदगी में पहला मौका था कि एक इतनी हसीन लड़की उसके इतनी नजदीक थी और उसके मन में किसी भी तरह का डर या अंदेशा नहीं था। वह अपनी सारी हसरत और अरमान उसके शरीर पर पूरे कर सकता था। उसने पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अरे ओ सोनिया बैठ जाओ। सुंदरी ने हाथ छुड़ा लिया और कमरे में टहलने लगी। सुंदर सिंह उससे छोटी मोटी छेड़खानियां करने लगा। कभी उसके कंधे पकड़कर उसके गाल चूम लेता तो कभी उसके गाल मसल देता। उसे छूते ही उसके शरीर में बिजलियां दौड़ जाती। किसी किसी क्षण उसे विश्वास नहीं होता कि जो कुछ हो रहा है वह एक हकीकत है। उसने सुंदरी का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और फिर कहा, अरे चूजे हो बैठ जाओ।
सुंदरी बैठ तो गई, पर सुंदर सिंह को लगा कि वह उसे विचित्र संदेह भरी नजर से देख रही है। सहसा उसके शरीर की बिजलियां ठंडी होने लगी। उन बिजलियों की गर्मी बनाए रखने के लिए उसने उसे खींचकर अपने साथ सटा लिया और कहा, सोनियो, तुम हमें प्यार नहीं करते? सुंदरी ने उसकी बाहों से मुक्त होने का प्रयत्न किया तो सुंदर सिंह और ठंडा पड़ने लगा। वह उससे इस तरह लिपट गया जैसे डूबते आदमी के हाथ में किसी तैराक की बाह आ गई और वह किसी भी तरह उसे छोड़ना ना चाहता हो। वह उससे कहने लगा कि वह जिंदगी में आज पहली बार दिल से प्यार कर रहा है। अपनी बीवी से वह आज तक प्यार नहीं कर सका। वह उसे बता नहीं सकता कि अपनी बीवी के हाथों वह कितना दुखी है। उसने यह भी कहा कि सुंदरी अपने सुंदर को सिर्फ एक ग्राहक समझने की भूल ना करे। सुंदर उसे अपनी जान से बढ़कर मानता है और उसके एक इशारे पर अपना घर बार और बिजनेस सब कुछ छोड़ सकता है। आज उसके दिल में एक ही कामना है कि उसकी सुंदरी हमेशा हमेशा के लिए इसी तरह उसके पास रहे। मगर बात कहते कहते ही उसे ध्यान हो आया, उसकी चाही हुई बातें अक्सर सच्ची हो जाती हैं और इसलिए उसने घर बार बिजनेस छोड़ने की बात को तुरंत लौटा लिया। सोनियो, तुम मेरे पास रहो तो मैं तुम्हें बंगला बनवा दूं, कार रख दूं, तुम सुंदर सिंह को ऐसा वैसा ना समझना। उसने सोचा कि यह कहकर उसने बिजनेस की कुर्बानी की बात रद्द कर दी है। सुंदरी का शरीर अब कसमसा नहीं रहा था और सुंदर सिंह का हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ को सहला रहा था। वह सोचने लगा, क्या सचमुच ऐसा दिन उसकी जिंदगी में आ सकता है जब सुंदरी उसकी पत्नी के रूप में उसके घर में रह रही हो। वह उसकी बाह में बाह डाले हुए घर से निकले और उसे देखते ही ड्राइवर कार का दरवाजा खोलकर खड़ा हो जाए। मगर इससे पहले कि दिल का औलिया इस बात की गवाही देता, उसने झट से अपनी कल्पना में थोड़ा परिवर्तन कर लिया। उसने सोचा कि चाहे सुंदरी खूबसूरत है, फिर भी क्या वह उसे जिंदगी भर के लिए घर में रख सकता है? वह एक शरीफ आदमी है और वह है पेशेवर बदमाश। इसलिए उसने जल्दी से तय कर लिया कि शरीफ होने के नाते घर में रखने के लिए उसे शरीफ लड़की ही चाहिए, सुंदरी जैसी बाजारू लड़की नहीं। मगर उसकी शराफत ने हजार कोशिश करने पर भी उस समय उसके दिल के अरमान पूरे नहीं होने दिए। कहाँ तो उसने सोचा कि उस दिन उसके 40 बरस के सारे अरमान निकल जाएंगे और कहाँ वह 2.5 घंटे में अपने अरमान निकालने की भूमिका भी नहीं तैयार कर पाया। 12:30 बजे हरजीत कौर ने दरवाजा खटखटाया तो सुंदरी मुंह बिचकाकर उससे अलग हो गई और वह आप पसीना पसीना हुआ उठ खड़ा हुआ। दरवाजा खोलकर उसने हरजीत कौर से अनुनय किया कि वह सुंदरी को कुछ देर और उसके पास रहने दे। वह उसे दुगने पैसे तक देने को तैयार है। मगर सुंदरी ने एक मितलाहट भरी नजर से उसकी तरफ देखा, जैसे वह इंसान न होकर एक चलता फिरता दवाई खाना हो, और बेरुखी से सीढ़ियों की तरफ चली गई। हरजीत कौर भी गंदे झटकाकर उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतर गई। सुंदर सिंह अपनी खुली हुई पगड़ी उठाकर आईने के सामने जा खड़ा हुआ। सुंदर सिंह, तू गधा है, तू बैगन है, तू अमरूद है, कहकर उसने 2-3 बार अपने ही मुंह पर चपत मारी और पगड़ी लपेटने लगा। पगड़ी लपेटकर उसने फिर एक बार अपने मुंह पर चपत मारी। सुंदर सिंह, तू शलगम है, शलगम, तू होटल छोड़ और ठेला चला। मगर कुछ दिन बाद जब सुंदरी और हरजीत कौर पकड़ी गईं और शहर में हर व्यक्ति के मुंह से सुंदरी कांड की चर्चा सुनाई देने लगी, तो सरदार सुंदर सिंह के दिल से अपनी असफलता का खेद बहुत हद तक जाता रहा। उसे यह भी लगा कि कुदरत ने इस तरह उसके तिरस्कार का बदला ले लिया है। सुंदरी ने पुलिस के सामने बयान दिया था कि वह अभी नाबालिग है और हरजीत कौर जबरदस्ती उसे पेशा कराती है। इससे सुंदर सिंह को लगा कि उसकी असफलता के पीछे भी शायद कुदरत का ही हाथ है। वाहेगुरु ने अपनी बाह बढ़ाकर इस अपराध का हिस्सेदार बनने से बचा लिया। उसने मन ही मन वाहेगुरु की अरदास की। मगर यह सुनकर कि पुलिस की गाड़ी सिविल लाइंस में घूम रही है, उसका दिल खामखा धड़कने लगा। उसे विश्वास था कि जिस तरह वाहेगुरु ने जब तब उसकी लाज रखी है, उस तरह आगे भी रखेगा। मगर उसे लगा कि पुलिस की गाड़ी अचानक उधर आ निकले और सुंदरी उसे काउंटर पर खड़े देखकर पहचान ले, तब तो वाहेगुरु के लिए भी लाज रखना मुश्किल होगा। क्या पता वे लोग एक एक प्याली चाय पीने के लिए ही उसके होटल का रुख कर लें और वहां आकर पुलिस वाले सुंदरी की आंखों से ताड़ ले कि दाल में कुछ काला है और वहीं तहकीकात शुरू कर दे। उसने कांपते हाथ से गिरी हुई पेंसिल को उठाया, मगर उससे बिल बुक में हिंदी से ठीक नहीं लिखे गए। उसने पेंसिल बीच में रखकर बिल बुक बंद कर दी। काउंटर से हटकर उसने हरदीप बैसिंग बैरे को इशारे से अपने पास बुलाया और उससे कहा कि उसके सिर में दर्द है, वह उसकी जगह काउंटर संभाल ले। वह पिछली गली के रास्ते घर की तरफ चल दिया।
घर में दाखिल होकर सुंदर सिंह ने गली में खुलने वाला दरवाजा बंद कर लिया। सीढ़ियां चढ़कर वह ऊपर पहुंचा तो उसका उस कमरे में जाने का मन नहीं हुआ जहां उसकी जिंदगी का हसीन ख्वाब पूरा होते होते रह गया था। पहले हर रोज वह घर आते ही उस कमरे पर एक हसरत भरी नजर डाल देता था, मगर आज वह सीधा चौके में अपनी पत्नी भागवंती के पास गया। भागवंती ने जरा भी आश्चर्य प्रकट नहीं किया कि सरदार जी आज जल्दी क्यों चले आए। वह चुपचाप आटे के पेड़े बेलन चलाती रही। भागवंती, सुंदर सिंह ने उसके पास मुड़े पर बैठते हुए कहा। भागवंती ने हाथ रोककर आंखें उसकी तरफ उठाई जैसे कह रही हो, कुछ बात कहनी है तो जल्दी से कह डालो, नहीं तो मुझे काम करने दो। भागवंती, मुझे आज एक ख्याल आया। भागवंती जरा सतर्क हो गई। 15 बरस के विवाहित जीवन में जब कभी उसने इस तरह मुलायम होकर बात की थी, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब रहा था। एक बार जब उसे होटल खोलना था, उसने इसी तरह बात करके उसके गहने मांगे थे। ये बात उसे अपने बाप से मिला हुआ घर गिरवी रखने के लिए राजी किया था। अब उसके पास अपनी संपत्ति के रूप में चांदी के कुछ बर्तनों के सिवाय कुछ नहीं था। वे भी उसके दहेज में आए थे। वह पहले भी एक बार उससे कह चुकी थी कि वह किसी भी परिस्थिति में अपने बर्तन बेचने के लिए उसे नहीं देगी। उसकी भौहें तिरछी हो गई और माथे पर बल पड़ गया। भागवंती, मैंने आज तक तेरे लिए कुछ नहीं किया। सुंदर सिंह ने आंखें भरे हुए यह बात कही तो उसके हाथ से बेलन छूट गया। सुंदर सिंह का अपने कुछ न करने की बात कहना या सोचना उसके लिए बिल्कुल अस्वाभाविक चीज थी। उसने बेलन संभलते हुए तीखी नजर से देखा, आखिर इस बात का गहरा मतलब क्या हो सकता है। सुंदर सिंह ने पगड़ी उतारकर आले में रख दी और घुटने ऊंचे कर लिए। भागवंती, मैं तेरे लिए सोने की चूड़ियां बनवाना चाहता हूँ। भागवंती ने एक लंबी सांस ली, बेली हुई चपाती तवे पर डाली और कहा कि उसे गरम फुल्का खाना हो तो उसकी थाली लगा दे। सोने की चूड़ियां वह बहुत पहन चुकी। भागवंती, तूने सुंदर सिंह का दिल नहीं देखा, देखोगी तो कहेगी कि हाँ, सुंदर सिंह भी कोई चीज है। कहता हुआ वह पगड़ी सिर पर रखकर उठ खड़ा हुआ। भागवंती ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछ लिया कि वह रोटी अभी खाएगा या ठहर कर। सुंदर सिंह के मन में था कि वह उसके पास बैठकर उससे देर तक बातें करे और रोटी खाकर उसके साथ ही बीच के कमरे में जाए। उसने यह भी सोचा था कि मौका लगा तो वह सारी बात बताकर उससे माफी भी मांगेगा, क्योंकि उसे ख्याल था कि अगर सुंदरी ने पुलिस को बता दिया और पुलिस उसके घर आ गई तो भागवंती ही उसका बचाव कर सकेगी। मगर भागवंती का उदासीन भाव देखकर उससे कुछ भी नहीं कहा गया। वह रोटी के लिए मना करके चौके से निकल आया। भागवंती ने एक बार भी उससे फिर अनुरोध नहीं किया वह रोटी खाकर ही जाए। वह तवे पर रोटी को फुलाकर चुपड़ती रही। सुंदर सिंह का मन खींच गया कि इस औरत की वजह से वास्तव में उसकी जिंदगी तबाह हो गई। आज अगर उसे हथकड़ी लगेगी तो इसी की वजह से, मगर वह तब भी शायद इसी तरह चकले पर बेलन चलाती रहेगी और चिमटे से कोयले ठीक करती रहेगी। कमरे में जाकर वह पलंग पर लेट गया तो उसे रह रहकर भागवंती पर क्रोध आने लगा। वह उससे आज तक शराफत बरतता है, इसलिए वह इसे बिल्कुल ही बोदा समझती है। यह भी तो उसकी शराफती की जिस दिन वह सुंदरी को घर लाया उस दिन उसे मैके भेज दिया। चाहिए तो यह था कि उसके सामने ही घर में यह करतब करता, जिससे वह एक बार महसूस तो करती कि वह उतना गावदी नहीं है जितना वह समझती है। अब तो वह ऐसे ही व्यवहार करती है जैसे वह आदमी ना होकर मिट्टी का ढेला हो। गली में 4-6 व्यक्तियों के चलने की आवाज़ सुनकर सुंदर सिंह चौंक गया। एक बार उसका दिल जोर से धड़क गया और उसे अफसोस हुआ कि उसने कमरे की बत्ती जलती क्यों रहनी थी। उसे लगा कि 2 ही क्षण बाद बंद दरवाजे पर दस्तक दी जाएगी और उसके कुछ ही देर बाद शायद पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर कोतवाली की तरफ ले जा रही होगी। मगर पैरों की आवाज़ शीघ्र ही दूर चली गई और धीरे धीरे समाप्त हो गई। सुंदर सिंह पलंग से उठा और खिड़की के पास चला। खिड़की की सलाखें बहुत ठंडी थी और नीचे गली सुनसान थी। सुंदर सिंह का मन एक विचित्र सी निराशा से भर गया। उसने उन 2 ही क्षणों में अपने मन को पुलिस के सामने घटित होने वाले दृश्य के लिए तैयार कर लिया था। मगर पुलिस तो क्या, गली में इंसान की छाया तक ना थी। वह फिर आकर पलंग पर लेट गया। दिन में उसने कई तरह के किस्से सुने थे कि सुंदरी ने लोगों के घरों में जाकर पुलिस को क्या क्या चीजें बताई हैं। लोग सुंदरी की याददाश्त पर हैरानी प्रकट कर रहे थे कि कैसे उसने एक एक घर का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। चौके से अब भी चकले बेलन की आवाज आ रही थी। सुंदर सिंह ने करवट बदलकर सोचा कि इस समय सचमुच सुंदरी पुलिस को लिए हुए वहां आ जाए और पुलिस उसे हथकड़ी पहना दे तो निसंदेह भागवंती उसकी मर्दानगी के प्रति इस तरह उदासीन नहीं रह सकेगी और उसके दिल में उसके लिए कद्र पैदा होगी। उसके सामने वह पूरा दृश्य जैसे घटित होने लगा।
दरवाजे पर दस्तक होती है और भागवंती दरवाजा खोलती है। सुंदरी और पुलिस के सिपाहियों को देखकर वे भौचक हो जाती। माई, सरदार सुंदर सिंह का यही मकान है? एक सिपाही पूछते हैं। हाँ हाँ, यही मकान है, सुंदरी कहती है। सीढ़ियों के साथ इनका बड़ा कमरा है, उससे दाईं और एक पलंग बिछा है। चलिए ऊपर। भागवंती घबराई सी उनके लिए रास्ता छोड़ देती है। वे सब ऊपर पहुंच जाते हैं। भागवंती भी डरी डरी से उनके पीछे ऊपर आ जाती है। सुंदरी पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। यह है सरदार सुंदर सिंह, वह कहती है। लगा लो इसे हथकड़ी। हाथ आगे कर सरदार जी। सिपाही आकर उसे हथकड़ी पहनाने लगता है। बहुत मौज कर ली, अब चलकर हवालात की हवा खाओ। वह तनकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस मामले में बिल्कुल बेकसूर है। वाहेगुरु की सौगंध खाकर कह सकता है कि वह बिल्कुल बेकसूर है। यह लड़की खामखा उसका नाम लगा रही। भागवंती उसके और सिपाही के बीच आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि वे उसके पति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। उसका पति कभी अपराधी नहीं हो सकता। वह बेचारा तो किसी औरत की तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखता। वह गौ की तरह असील और 100 शरीफों का एक शरीफ है। यहाँ तक आकर सुंदर सिंह को लगा कि सिलसिला गलत हो गया। इस तरह पुलिस के हाथों से भागवंती उसे बचा ले, तब तो वह उसके सामने और भी हीन हो जाएगा। और वह चाहता यह है कि भागवंती के दिल पर इस बात का सिक्का बैठ जाए कि वह मिट्टी का माधो नहीं, एक दिल और गुर्दे वाला खालिस आदमी है। यह और बात है कि वह अपने दिल को उससे मोहब्बत करने के लिए राजी नहीं कर पाता। इसलिए पुलिस के ऊपर आने के बाद की बात वह दूसरी तरह सोचने लगा। सिपाही उसे हथकड़ी पहनाता हुआ कहते कि सरदार जी, चलो चलकर हवालत की हवा खाओ। तो वह भागवंती पर एक गहरी नजर डालकर हाथ आगे कर देता है। भागवंती पास आकर उसकी बाह पकड़ लेती है। हाय सरदार जी, वह रोती आवाज में कहती है। ये लोग आपको हथकड़ी क्यों लगा रहे हैं? हाय, मैं आपके बिना अकेली कैसे रहूंगी? सुंदरी भागवंती के बाहों से पकड़कर परे हटा देती है और कहती है कि वह पति को पहले बुरे काम करने से रोकती, अब क्यों रोती है? भागवंती कोने में जाकर जोर से रोने लगती है और सुंदरी पलंग के नीचे से उसके जूते निकालकर उसके आगे रख देती है और अलमारी से उसकी पगड़ी निकालकर उसे दे देती है। सरदार जी, जूते पहन लो और पगड़ी बांध लो, फिर हथकड़ी लगवाना। और वह हथकड़ी लगवाकर चलने के लिए तैयार हो जाता है तो सुंदरी अलमारी से निकालकर एक रुमाल भी उसकी जेब में रख देती है। अच्छा भागवंती, मैं जा रहा हूँ, घर का ख्याल रखना, वह कहता है और सिपाहियों के साथ चल देता है। भागवंती रो रो कर कहती रहती है, सरदार जी ना जाओ, ना जाओ, मुझे घर में अकेली छोड़कर ना जाओ। हाय, मैं आपके पीछे घर में अकेली कैसे रहूंगी? वे लोग सीढ़ियां उतरकर नीचे आते हैं तो पुलिस की गाड़ी का ड्राइवर उसके लिए दरवाजा खोल देता है और उसे एक बार फिर अपने दिल के औलिया की बात पर विश्वास होता है कि उसने जो नक्शा उसे दिखाया था वह किस हद तक पूरा हो जाता है। पुलिस की गाड़ी में बैठ जाने के बाद सुंदर सिंह की कल्पना आगे काम नहीं कर सकी। उसने एक दो करवट बदली और सीधा हो गया। भागवंती चूल्हा बुझा रही थी। पानी पड़ने से लकड़ियों से सीसी की आवाज निकल रही थी। गली में कोई आहट नहीं सुनाई दे रही थी। वह उठकर सीढ़ियों के पास चला गया। कुछ क्षण नीचे की तरफ देखता रहा, फिर उसने भागवंती को आवाज देकर कहा कि वह बाहर जा रहा है और पैरों से आवाज करता हुआ सीढ़ियां उतरने लगा। आशा थी कि शायद भगवंती उसे पीछे से आवाज दी कि उसे जाना है तो रोटी खाकर जाए, मगर भागवंती ने उसकी आवाज का उत्तर भी नहीं दिया और बुझी हुई लकड़ियों को कोने में फेंकती रही। सुंदर सिंह गली से निकलकर बाजार में आया तो ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी थी। वह घूमता हुआ अपने होटल की तरफ चला गया। होटल में कोई ग्राहक नहीं था। बहरे सामान संभाल कर वहां से चलने की तैयारी कर रहे थे। सरदार जी, अब सिर दर्द ठीक है? हरदीप सिंह बैरे ने पूछा। हाँ ठीक है, कहकर सुंदर सिंह ने खाली मेज कुर्सियों पर एक नज़र डाली और पूछा कि उसके पीछे कोई उसे पूछने के लिए तो नहीं आया? अरे नहीं सरदार जी, कोई नहीं आया, हरदीप सिंह ने उत्तर दिया। कोई भी नहीं आया? उसने फिर पूछा। नहीं। सुंदर सिंह दाढ़ी के बाल बैठाता हुआ होटल से निकल आया और कुछ देर सड़कों के चक्कर काटता रहा। वह कंपनी बाग से होकर ट्रेनिंग कॉलेज की तरफ निकल गया। उधर से लौटते हुए वह हौसला करके पुलिस की चौकी की तरफ भी हो आया। इसके अलावा जैसे दुनिया में किसी का ख्याल ही नहीं था कि आज सुंदरी कांड के अभियुक्तों की गिरफ्तारियां हुई हैं और हो रही हैं। हर जगह शांति और खामोशी छाई थी। घर की ओर लौटते हुए दैनिक लोक समाचार के कार्यालय के सामने से गुजरा। अंदर छापे की मशीन घर घर कर रही थी। उसने सोचा कि वे मशीनें उस समय यही खबर छाप रही हूँ। सुंदरी कांड में प्रथम संभ्रांत व्यक्ति गिरफ्तार कर लिए गए। सुबह सारे प्रदेशों में लोग उन गिरफ्तारियों की चर्चा कर रहे होंगे। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के नाम हर एक की जबान पर होंगे। शायद कुछ एक के फोटो भी छपे। महीनों तक वे लोग जनता की आंखों में रहेंगे। बहुत से लोग दिल ही दिल में उनसे रक्ष भी करेंगे, मगर सुंदर सिंह तलवार का नाम उनमें नहीं होगा। उसने एक लंबी सांस ली। मन
अजब बेचैनी से भर गया। वह स्वयं नहीं समझ सका कि यह अभियुक्त करार ना किए कर दिए जाने से उसके मन को तसल्ली मिली है या निराशा। वह कुछ देर मशीनों की आवाज़ सुनकर घर की तरफ चल दिया। गली में दाखिल होने से पहले उसे आशा थी कि शायद उसके घर के बाहर हंगामा हो रहा हो, घर की तलाशी हो रही हो, भागवंती को डरा धमकाकर पूछा जा रहा हो कि उसने पति को कहाँ छिपा रखा है या वह घर से भागकर कहाँ गया है। परंतु गली जितनी उसके जाने के समय सुनसान थी, उतनी ही सुनसान अब भी थी। उसके कमरे की बत्ती जो वह जलती छोड़ गया था अब बुझी हुई थी। भगवंती, भगो, उसने सीढ़ियां चढ़कर आवाज दी। भगवंती सिर मुंह ओढ़कर लेटी हुई थी। उसने कुन बनाकर धीरे से कहा कि रोटी डिब्बे में रखी है, अगर वह होटल से ही पेट भरकर ना आया हो तो वहां से निकाल कर खा ले। उसने अपने पलंग पर बैठकर जूते झटक कर उतार दिए और कहा, तुझे रोटी की पड़ी है? यहाँ चाहे किसी की जान पर बनी है, तुझे क्या परवाह? भागवंती धीरे धीरे उठ गई, मगर सिर मुंह लपेटे अपने पलंग पर ही बैठी रही। जाने को क्या बनी है? उसने पूछा। फिर पैसे जुए में हारा है? हाँ हाँ, मैं तो रोज जुआ खेलता हूँ ना, सुंदर सिंह बड़बड़ाया। यहाँ नहीं पता कि घड़ी में क्या हो, पल में क्या हो, और इसे बातें बनाने की सूझ रही है। तो ऐसा क्यों कर आए हो जो तुम्हें पता ही नहीं कि घड़ी में क्या हो और पल में क्या हो? भगवंती अब भी ठहरे हुए उदासीन स्वर में बोली। किसी का खून कराए हो? हाँ, अपना खून कराया हूँ, सुंदर सिंह उसी तरह गुस्से में बोला और पगड़ी उतारकर शीशे के सामने चला गया। वहां खड़े खड़े उसने कहा कि पता नहीं किस समय पुलिस उसे पकड़ कर ले जाए, इसलिए अब वह घर बार ठीक से संभाल ले। क्यों? पुलिस को तुम्हें किस लिए पकड़ने आना है? भागवंती वास्तव में घबरा कर बोले। होटल में बोतलें बोतलें तो नहीं पकड़ी गई? सुंदर सिंह थोड़ा प्रसन्न हुआ कि अब उसका तीर निशाने पर जा लगा। तुझे पता नहीं आज शहर में गिरफ्तारियां हो रही हैं? उसने फिर खींच बनाए रखते हुए कहा। कैसी गिरफ्तारी? कैसी गिरफ्तारियां? सुंदर सिंह अपने पलंग पर लौट आया। गिरफ्तारियां कैसी होती हैं? पुलिस उन सब लोगों को हथकड़ियां लगा रही है जिनके नाम वह लड़की उन्हें बता रही है। कौन लड़की लोगों के नाम पुलिस को बता रही है? भागवंती की घबराहट जाती रही और उसके स्वर में झुंझलाहट भर आई। आज फिर पी पिलाए हो? सारी दुनिया आज सुंदरी की चर्चा कर रही है और इसे बताऊं कि वह कौन है? सुंदर सिंह के महत्व के भाव से बाहें पीछे को कर ली। मैं कह रहा हूं कि घर संभाल ले, हो सकता है कि रात को पुलिस भी यहाँ छापा मार ले। मगर पुलिस को हमारे यहाँ किस बात का छापा मारना? भगवंती उसे गौर से देखने लगी। वह ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? वह मेरा नाम पुलिस को बता देगी तो पुलिस यहाँ छापा नहीं मारेगी? सुंदर सिंह ने सोचा कि अब उसने बात खोल दी है तो भागवंती रोना पीटना आरंभ कर देगी, मगर भागवंती उसी तरह स्थिर बैठी रही। उसे तुम्हारे नाम से क्या मतलब? उसने पूछा। सुंदर सिंह ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट को दबाया और कहा, वह एक दिन यहाँ भी आई थी, परंतु यह देखकर सुंदर सिंह को सख्त निराशा हुई कि उसके ब्रह्मास्त्र का भी भागवंती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भागवंती की आंखों का भाव तिरस्कार पूर्ण हो उठा। अरे रहने दो सरदार जी, उसने कहा, मन के लड्डू मत फोड़ो। उसे क्या आप ही के पास आना था? जाओ जाकर रोटी खा लो, और नहीं खानी है तो बत्ती बुझाकर सो जाओ। सारी उम्र बीत गई आपके सपने देखते। तू मत मान, सुंदर सिंह ने उलझे मगर शिथिल स्वर में कहा। मैं तो आप कहता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मगर जो गलती होनी थी सो हो गई। तू घर की देखभाल करना। बस करो सरदार जी, बस करो। भागवंती ने उसकी बात बीच में ही काट दी। सिर मुंह ओढ़कर लेटती हुई बोली, खामखा की बातें करके क्यों जबान ऊंची करते हो? उठकर बत्ती बुझा दो, मुझे नींद आ रही है। और उसने करवट बदलकर उसकी तरफ पीठ कर ली। सरदार सुंदर सिंह का मन बुरी तरह खींच गया और वह उठकर कमरे में टहलने लगा। उसने एक बार मेज की दराज खोलकर बंद कर दी, फिर पलंग को थोड़ा आगे को सरका दिया। खिड़की के पास होकर वह नीचे देखने लगा। वहीं नीरवता छाई थी। उसके मन की बेचैनी बढ़ गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्या कहे, जिससे भगवंती को विश्वास हो जाए कि वह जो कह रहा है वह सच है। और एक बार वह माथे पर हाथ मारकर रो उठे, मगर बहुत सोचकर भी कोई तरीका उसकी समझ में नहीं आया। हवा का एक ठंडा झोंका लगने से वह खिड़की के पास से हट आया। भगवंती तब तक जोर जोर से खर्राटे भरने लगी। उसने हिंस्र पशु की सी आंखों से भगवंती के सोए शरीर को देखा और बत्ती बुझाकर चौके में चला गया।